प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ ये ऑपरेशन सिंदूर, जो 4 दिन की पाकिस्तान से लड़ाई हुई। इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया, और डिफेंड ऐसा किया, बचाव ऐसा किया कि पहले दिन के 2 घंटे के अटैक के बाद अगले 2 दिन इंडिया का कोई भी फाइटर प्लेन ज़मीन से ऊपर नहीं उड़ा के उन्हें पता चल गया कि उनकी गलती क्या है। ये ढूंढने में गलती 2 दिन लग गए, फिर चौथा दिन आ गया तो उस दिन फिर उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की। तो यानी कहना चाहिए 2 घंटे पहले दिन के और 2 घंटे आग चौथे दिन के, तो 4 घंटे जो है इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया। बाकी 2 दिन तो डर के मारे बैठ गया तुम दबा के अपने। अब सवाल ये कि झगड़ा तो पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान ने क्या किया क्या नहीं किया, दुनिया में तो कोई किसी ने इंडिया की बात मानी नहीं कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कोई अटैक किया या कोई आतंकवादी हमला किया है या कोई कार्रवाई की है, चाहे पहलगाम हो चाहे और कोई जगह हो। तो उड़ी पे, बागलाकोट पे और ये पहलगाम के मामले में तीनों दफ़ा इंडिया ने अटैक किया। अब आज का हमलावर को तो कोई पसंद नहीं करता, सब अमन शांति की बात करते हैं। खैर, जो वो तो मुझे तो इसमें बड़ा शक है कि पाकिस्तान ने कुछ किया है, क्योंकि वो तो खुद आतंकवाद से लड़ रहा है पिछले 10 साल से। 1 लाख से ज़्यादा उसके आदमी मर गए, फौज के और पुलिस के। इंडिया के कितने मरे? कोई नहीं मरा। तो मुझे लगता है जो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर और मस्जिद, ये उसी की पॉलिसी में ये हिंदुओं ने हिंदू को मार दिया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। इंडिया में तो बहुत आतंकवाद हो रहा है, जो मैंने 28 मई और 3 जून के वीडियो में कहा। आरएसएस का आदमी एक प्रचारक दूसरे प्रचारक की हत्या कर रहा है, वो ईसाइयों की हत्या कर रहा है, मुसलमानों की तो कर ही रहे हैं गौरक्षक और ये बजरंग दल वाले। मगर जब से इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया आतंकवाद, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो फॉरेन कंट्रीज में अपलोड करती है, जैसे निजर की कनाडा में हत्या हुई, पन्नू की हत्या करने की अमेरिका में कोशिश की गई, ऑस्ट्रेलिया में दंगे फसाद कराए जाते हैं एंटी सिख, यूके में, इंग्लैंड में एंटी मुस्लिम और एंटी सिख दंगे कराए जाते हैं। और ये सब आगे रिपोर्ट या रंगे हाथों पकड़ा गया इंडिया, आतंकवाद का एक्सपोर्टर, बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो इसके सबूत मिल गए सब, वहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है सब। इंडिया में तो कोई इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं। अब पहलगाम में किसने क्या, कोई आज तक किसी का नाम ही नहीं बताया, ना किसी को पकड़ा। 2 महीने से ज़्यादा हो गए। इंक्वायरी हो तभी किसी को पकड़ोगे आप, इंक्वायरी नहीं होती। और पहलगाम तो जो 250-260 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के बॉर्डर से, वहाँ कैसे कोई आदमी पहुँचेगा? बॉर्डर के नज़दीक तो है नहीं वो। मैं 2 दफ़ा गया हूँ पहलगाम, बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल जगह है। तो जहाँ हुआ था ये चंदनबाड़ी को जाते हैं उससे पहले आड़ू है, उसके बाद मैं वहाँ गया था। तो अच्छा घास का बड़ा मैदान है। तो मैं 73 में भी गया था वहाँ, मगर 2015 में तो शायद नहीं गया था वहाँ। पहलगाम तो गया था मैं दोबारा। तो ये सब क्योंकि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स जो है, अब ये पाकिस्तान से तो बात नहीं करेगा मोदी। अब पाकिस्तान से बात करते तो मुसलमान को, पाकिस्तान को जुम्मेवार कैसे ठहराएंगे? पाकिस्तान ने तो ऑफर किया था भाई इंडिपेंडेंट ज्वाइंट इंक्वायरी कर लेते हैं, मोदी तैयार ही नहीं हुई। इंक्वायरी में पता चलता हिंदू पकड़े जाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो आदमी थे जिन्होंने किया है कांड है। तो इसलिए इंडिया तो एग्री कभी करेगा नहीं। मगर अब सवाल ये है कि जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और आर्मी चीफ, डिप्टी आर्मी चीफ जो कह रहे हैं
कि इस लड़ाई में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, और जो इंडिया की इसमें डिफीट हुई है, मार जो हुई है, उसमें चीन का हाथ है। वो स्टेट लाइट से भी उनको हेल्प कर रहे हैं, सब सूचना दे रहे थे पाकिस्तान को। और कोई आदमी को तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। अब वो जो सब वो चाइनीज थे। अब मगर चाइना का तो नाम ले नहीं सकते, चाइना का नाम लेते तो उस हिंदुओं को तो वोट मिलते नहीं। पाकिस्तान को दोषी सलाह हो तभी तो हिंदुओं को वोट मिलेंगे, चीन के नाम पे तो वोट कट जाएंगे उल्टे। तो है ऊपर से दूर के बाद मोदी जी ने सबसे पहले तो अपने पूरे दोस्त अडानी को भेजा, क्योंकि सोलर सेल वगैरह में ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस है। ये भी कुछ सॉफ्ट करके आओ मामला, चीनियों को पटा के आओ। उसके बाद अजीत डोवल चले गए, नासा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर चले गए, राजनाथ सिंह जी। और आज ये इंडिया के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर जी भी जा रहे हैं चाइना। ये भी चापलूसी करते हैं, मगर इनका तो मुझे मकसद ऐसा लगता है कि ये मोदी जी को वो न्योता दें चाइनीज, तो मोदी जी भी वहाँ चले जाए। और बिना नोते तो जाए कैसे, तो नोता मांगने जाना पड़ता है। जैसे जब ट्रम्प एडमिशन का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो जयशंकर जी 15 दिन पड़ रहे कि भाई मोदी को भी बुला लो। चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाया था उन्होंने, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो गए नहीं, क्योंकि इज्जत पसंद आदमी हो। मैं मोदी को बुलावा दिया नहीं, वो बुलावा मांगने के लिए, इनविटेशन मांगने के लिए पड़ रहे, वो नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। तो खैर अब जो है ये आज संडे को, इतवार के दिन जो है वो जा रहे हैं वहाँ चाइना कि भाई मोदी को बुला लो। अब ये तो वहाँ नहीं कहेंगे भाई इसको सबसे ऊंचे राष्ट्रीय सम्मान से सुशोभित कर दो, मेडल पहना दो, माला पहना दो, जैसे बाकी 23 कंट्री में ये इनविटेशन मांग चुके हैं। सारी एम्बेसियों का यही काम रह गया, काम है क्या उन्हें, देश जाए बाहर में। तो अब आज जयशंकर जी गए कि शायद 1-2 महीने में बात करके कोई न्योता दे दें मोदी जी को, और न्योता भी कुछ ऐसा दे उनको इनविटेशन, वो सितंबर का हो, मिड सितंबर। क्योंकि यहाँ जो है उनका जो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है मोदी का, आरएसएस, और मोहन भागवत मोदी को कुर्सी से हटाने में लगे हुए हैं कि 75 साल के हो गए आप, ये 17-18 सितंबर को, तो उससे पहले इस्तीफा दे दो, हम और किसी को बनाएंगे। अब आपने बहुत दूध मलाई खा ली है। अब मोदी जी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। मुझे मिले तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आपको मिले तो आप भी नहीं छोड़ोगे। क्यों प्यारे दोस्त, ये होता है ना, पावर का नशा तो कुछ और ही होता है। तो मोदी जी छोड़ना नहीं चाहते, तो इस बहाने वो चीन बुला ले उस टाइम उन्हें। तो अब मोदी जी ये तो नहीं कह सकते हैं मोहन भागवत की भाई आप चीन मत जाओ, चीन से तो दोस्ती सबको रखनी पड़ती है, आरएसएस को भी रखनी पड़ती है, नहीं तो मोहन भागवत की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। अब इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है चाइना से, तो चाइना की सेवा करते जा रहे हैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और आरएसएस। चीन के तो सब चरणों में नतमस्तक है। हाँ, इनकी आपसी लड़ाई है तो वो तो सब जगह होती है, सब घरों में होती है, मियाँ बीबी की भी लड़ाई होती है। मगर मुझे लग रहा है कि मोदी जी अब सितंबर में, पहले तो क्योंकि 6 सितंबर को मोहन भागवत की 75वां साल हुआ, तो देखते हैं 75वें साल में मोहन भागवत जो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं वो इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं, वो रिटायरमेंट लेते हैं नहीं लेते हैं। उसके बाद मोदी का नंबर आएगा। मगर पिछले 12-13 साल में मोदी चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद 11 साल थे प्रधानमंत्री। मोदी ने अपने बहुत से पालते
पालतू कुत्ते जो है आरएसएस में पैदा कर लिए। अब सवाल ये है कि सितंबर में आरएसएस का बंटवारा होगा, दो धड़े बनेंगे, या बीजेपी का बंटवारा होगा, दो धड़े बनेंगे। बीजेपी का तो मुश्किल लगता है, तो इंदिरा गांधी को करते, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को डिवाइड किया था तो प्राइम मिनिस्टर थी वो, तो ज़्यादा आदमी जो सत्ता के साथ जाते हैं वो आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती। तो कांग्रेस ओल्ड बन गई थी और कांग्रेस इंदिरा बन गई थी। ऐसी अब ये मुझे लगता है कि अगर जो बंटवारे की नौबत आएगी तो तुम्हें 240 में से 100 लोकसभा के मेंबर जो आरएसएस के आदमी हैं वो भी नहीं जाएंगे। 10-20 हो सकता है चले जाए, मगर उससे सरकार नहीं करेगी नरेंद्र मोदी जी। तो इससे जाने का उसके पास में ज़रूरत ही है। तेलुगु देशम और बिहार का एक चीफ मिनिस्टर है, इनका समर्थन है। और जो सत्ता के साथ तो और भी आ जाएंगे, सबको दूध मलाई खानी है, लड्डू खाने हैं। तो मोहन भागवत अकेला रह जाएगा, जैसे कि कांग्रेस ओल्ड हो जाएगी। बड़े पावरफुल नेता थे, सब धूल चाट गए। तो ऐसे अब आरएसएस के नेता धूल चाट देंगे। तो बीजेपी का जो बंटवारा होगा तो थोड़े बहुत आदमी जाएंगे, तो दूसरे नए आदमी आ जाएंगे। वह आरएसएस को नए आदमी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि दंगाई संगठन है, सबको पता है। इसकी जो जड़ है वो एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी सिख पे बेस्ड है, नफरत ही आदि पे। तो नफरत तो कोई आदमी ज़्यादा पसंद नहीं करता, थोड़ी नहीं चल सकता, थोड़ी चलता, ज़्यादा नहीं चलता। तो अब इस साल अक्टूबर में 2025 में आरएसएस का 100वां साल चालू हो जाएगा। तो शायद उससे पहले ही 100वां साल में आते आते अगले साल जो ये उसको मनाने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं, इस अगले एक साल में, यानी 2026 तक, अक्टूबर 2026 तक आरएसएस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएगी आरएसएस की कहानी। एक चैप्टर ख़त्म, क्लोज हो जाएगा। शरीफ आदमी फिर आ जाएंगे। मोहम्मद भागवत जैसे तो पता नहीं कितने आए, दोस्तों कितने चले गए। ये भी एक रावण ही है, दूसरों को उपदेश देता, खुद उस पर अमल नहीं करता। अब मोदी है पावर में, उसने पिछले 11 साल में अपने पुराने बहुत नोट कमवाए हैं इनको। उसके पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और भी एजेंसीज हैं स्टेट की भी, पकड़वा देगा इसको सबको जो आरएसएस के नेता हैं बड़े। और ये अपनी जान बचाने के लिए सब मोदी के चरणों में मस्तक हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मोहन भागवत कुछ कर पाएगा या आरएसएस के लिए। ये सब बड़ बोले हैं, बड़ बोले से कुछ नहीं होता। पावर में कौन है और कौन उस पावर को इस्तेमाल करना जानता है, वो है नरेंद्र मोदी। तो देखिए क्या होता है प्यारे दोस्तों। सितंबर का इंतजार कीजिए कि मोहन भागवत 6 सितंबर को इस्तीफा देते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, नहीं लेते हैं। नहीं लेंगे तो मोदी उस हालत में है कि इसको सत्ता से हटा दे, गिरफ्तार करवा दे मोहन भागवत को और इसके सब साथियों को, और इसकी जगह किसी अपने दूसरे चमचे को बैठा दे वहाँ। एडिशनल चार्ज तो नहीं लेगा आरएसएस का नरेंद्र मोदी, मगर उसमें बहुत से आदमी हैं जो इसके मोदी के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं। उनको ही वो संचालक उसकी बागडोर संभाल सौंप देगा। इनको उठा के या तो ये भाग जाएंगे जेल से छोड़ न जाने के बचने के लिए, क्योंकि इम्पेंडेड पीजेंट जो लियो ट्राइस्टाइल की कहानी है, ये पैसा सबका दुश्मन है, सबको पाजी बना देता। तो अब ये सब पाजी बन गए आरएसएस के जितने बड़े नेता। तो इनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मोदी के चरणों में लेट जाए। तो देखिए अब क्या होता है सितंबर में, सच्चाई का पता चल जाएगा। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।